शायद एक्सरसाइज नंबर 3 बचा हुआ है ना, तो जो लोग करके आए हैं वो मॉड्यूल निकालना एक बार। और एक्सरसाइज नंबर 3 में पेज नंबर 256 और 257 पर डाउट पूछ लें आप। क्वेश्चन नंबर 8, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल पूछा है इसने। एक चैप्टर पढ़ा था बेटा हमने, उसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो लास्ट टॉपिक था ना वो फ्यूल सेल ही था, और वहां पर एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल का फॉर्मूला लिखवाया गया था डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच मल्टीप्लाई बाई 100। उस चैप्टर में ना लिखवाया है मैंने, आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा ये। अब डेल्टा एच तो इसने पका पकाया दिया है इस क्वेश्चन में, डेल्टा एच का वैल्यू इसने एंड में बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 726 लिखा हुआ है, लेकिन इसने डेल्टा जी दिया नहीं है, बल्कि उसने एक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट भी दिया हुआ है और डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर डेल्टा जी निकालोगे, कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट माइनस क्या होगा बेटा? रिएक्टेंट होगा, क्योंकि गिब्स एनर्जी भी तो डेल्टा एच ही है तो एनर्जी ही ना, वो है तो वो भी एनर्जी ना, बस ये यूजफुल एनर्जी होता है। तो गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करके प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से डेल्टा जी आप निकालोगे और पुट करोगे तो एग्जैक्टली आंसर मैच होगा इससे। एक्सरसाइज नंबर 3 में कोई भी डाउट है तो पूछें आप। 15 क्वेश्चन नंबर 15 में बस रिएक्शन आपको लिखना है ना। देखो 2 रिएक्शन तो इसने दिया है आपको, लिखा है 2 रिएक्शन तो दिया हुआ है, तो वो तो मैं लिखूंगा नहीं सामने, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो उसने शुरुआत में ही बोल दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस बराबर 0। अब H प्लस का फॉर्मेशन रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, और जब H प्लस का फॉर्मेशन और रिएक्शन आप लिखोगे तो रिएक्टेंट साइड में क्या आएगा? हाफ H2 गैस। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको क्या भी लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 दिया हुआ है आपको, डेल्टा एच फॉर्मेशन 0 दिया हुआ है। इसके बाद 2 रिएक्शन का और डेल्टा एच दिया है आपको, 2 रिएक्शन का और डेल्टा एच दिया है, और इन 3 रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन से एक टारगेट रिएक्शन का डेल्टा एच आपको निकालना है। और वो टारगेट रिएक्शन कौन सा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस में इसका 1 मोल बनेगा, और रिएक्टेंट में यहाँ पर वापस क्या आएगा? हाफ O2 प्लस आएगा हाफ H2। और बैलेंस करने के लिए यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, तो लेफ्ट में क्या लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने लिख दिया है, 2 रिएक्शन क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, उल्टा सीधा करके ऐड करके रिएक्शन लेके आओ, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3 में डाउट पूछें आप। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 13 हाँ, 4th ऑप्शन में लिखा हुआ है द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार। क्वेश्चन क्या है? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट दिस टेम्परेचर फॉर मीथेन। द एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आपको दिया हुआ है, का मतलब इसका 1 मोल बनेगा, और रिएक्टेंट साइड में बेटा यहाँ पर कार्बन सॉलिड आता है और क्या आता है? हाइड्रोजन गैस आता है। इसका डेल्टा एच जो है -74.8 है, इसका डेल्टा एच -74.8 जो भी आपको दिया हुआ है। द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एवरेज एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड विल बी। तो CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? एक तो चाहिए होगा H बॉन्ड, H का बॉन्ड एनर्जी। दूसरा इसका आपको क्या भी चाहिए होगा? सब्लिमेशन एनर्जी, है ना। सब्लिमेशन एनर्जी भी आप बोल सकते हो, इवन उसे आप हीट ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हो, हमने ऐसा क्लास में पढ़ा था। जानबूझ के स्टॉपर लगा के आते हैं लोग। एक्सरसाइज नंबर 3 में डाउट पूछे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3 में डाउट पूछे आप। चलो नहीं है अब आपको, तो एक चैप्टर शुरू किया है हमने। चैप्टर का नाम क्या होता है भैया? एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए अब ध्यान देना सामने। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले मैं ना रिवाइज करवा रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर शुरुआत में एक थियरी पढ़ाई गई है, उसका नाम होता है बेटा डाल्टन एटॉमिक थियरी। और डाल्टन ने एटम के बारे में मेनली 2 बातें कही हैं कि एटम इज इंडिविजिबल एंड एटम इज स्ट्रक्चरलेस। सही है फिर गलत है? गलत है। आज की तारीख में गलत प्रूव हो चुका है, क्योंकि हम जानते हैं एटम इज डिविजिबल इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
फिर हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़ी थी। दो प्रकार की रेज आई थी, एक का नाम होता है कैथोड रेज और एक का नाम क्या होता है एनोड रेज। याद दिलाओ मुझे आप, कैथोड रेज हमेशा क्या होती है इलेक्ट्रॉन, बट एनोड रेज क्या होती है पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। और वो प्रोटॉन केवल कब होती है जब गैस कौन सी होती है हाइड्रोजन। फिर मैंने आपको एक टेबल बनवाया था और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चार्ज और मास लिखवाए थे आपको। और चार्ज और मास का रेशियो क्या होता है यार स्पेसिफिक चार्ज, क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज। हमें स्पेसिफिक चार्ज किसी का याद नहीं करना होता, हाँ बाय चांस हमें न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज याद हो जाता है जो कितना होता है 0। मैंने बस आपको स्पेसिफिक चार्ज को कंपेयर करना बताया था। और ट्रिक ये था कि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज मैक्सिमम होता है, न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज मिनिमम होता है, और बच्चे भी कहाँ पर आते हैं बीच में। ऐसे मैंने उसको कंपेयर करना आपको सिखाया होगा। और फिर मैंने आपको लिखवाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, उस पर 2-3 क्वेश्चन करवाए थे। अच्छा मुझे बताओ किसी भी एटम के अंदर कौन कौन से सबएटॉमिक पार्टिकल होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एएमयू में मास कितने कितने होते हैं, न्यूट्रॉन का एएमयू में मास कितना होता है 1 एमयू, इसका एएमयू में मास कितना होता है 1 एमयू। और ये नेग्लेजिबल मास होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 0 मास होता है, नेग्लेजिबल मास होता है। तो किसी भी एटम का जब मास नंबर निकालते हैं ना तो ऐड किसको करते हैं, केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है नहीं करना होता, नहीं करना होता, क्योंकि मास इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो नेग्लेजिबल होता है, इसको हम इग्नोर करते हैं। तो मास नंबर जो होता है वह केवल एन प्लस पी का सम होता है। मान लो किसी क्वेश्चन में हमसे कह दिया गया कि प्रोटॉन के मास को डबल कर दिया या न्यूट्रॉन के मास को ट्रिपल कर दिया, मतलब इनके मास को अगर हमने चेंज कर दिया, अगर इनका मास ही चेंज हो जाएगा ना तो मास नंबर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास को डबल ट्रिपल करने पर ये ए चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इस पर, क्वेश्चन लिखे आप इसमें। एक क्वेश्चन लिखे हैं आप, इफ मास ऑफ proton is halved, if mass of proton is halved, comma, mass of neutron is tripled, mass of neutron is tripled, comma, mass of electron is doubled, mass of electron is doubled. Find percentage change, find percentage change in mass of, find percentage change in mass of 6C12, सामने लिखा हुआ है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन मास ऑफ 6C12। मतलब कार्बन दिया गया है आपको, इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप कर लेना, देख लो आप सामने। आप मुझे बताओ सामने देख करके कि कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते कितने हैं यार, 6। प्रोटॉन कितने होते हैं इसमें, 6। इसमें न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 6। तो इसका मास नंबर कितना होता है, 12। मास नंबर कितना होता है, 12। इसमें 6 प्रोटॉन है और हर एक प्रोटॉन का मास होता कितना है, 1 एमयू। और हर एक न्यूट्रॉन का मास भी कितना होता है, 1 एमयू। अब ऐसा कहा गया है कि प्रोटॉन के मास को हाफ कर दिया, अगर हाफ कर दिया तो पहले मास 6 एमयू था, अब कितना रह जाएगा, 3 एमयू। न्यूट्रॉन के मास को ट्रिपल कर दिया तो कितना हो जाएगा, 18। नया मास कितना हो जाएगा, 21। यानी कि मास बढ़ गया फिर कम हो गया, बढ़ गया। तो हमें परसेंटेज चेंज इन मास निकालना है। अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन यूजफुल है या फिर कोई यूजफुल नहीं है, नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को डबल कर देने पर एटम के मास में कोई चेंज नहीं आएगा। का मतलब परसेंटेज चेंज अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऊपर आएगा चेंज, ऊपर क्या आएगा, चेंज, डिफरेंस आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। का मतलब 21 माइनस 12 अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। का मतलब 9/12 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आएगा 0.75, मतलब 75%। ये वैल्यू बढ़ा है या फिर कम हुआ है, बढ़ा है। का मतलब अगर हमने ये चेंज किया है ना तो कार्बन का मास 75% से इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। इसको आप लिखो ऐसे कैसे।
क्वेश्चन लिखें अगला आप। If mass of neutron is halved, if mass of neutron is halved, if mass of neutron is halved, find percentage change in mass of सामने लिखा हुआ है 7 and 14, मतलब नाइट्रोजन एटम दिया हुआ है। सॉल्व करें आप इसे। केवल न्यूट्रॉन की मास को चेंज किया है, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं किया है। पहले इसका मास 14 है, बाद में इसका मास कितना हो गया है 10.5, बाद में इसका मास 10.5 हो गया होगा। तो इस बार मास बढ़ेगा या फिर कम होगा? कम होगा। 25% डिक्रीज इसका आंसर आएगा। 25% डिक्रीज इसका आंसर आएगा। देख लें आप सामने भाई, नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन जो है 7 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 7 होते हैं, का मतलब मास नंबर इसका 14 है। न्यूट्रॉन के मास को हाफ कर दिया। पहले हर एक न्यूट्रॉन का मास 1 mu था, का मतलब 7 का मास 7 mu था। अब 7 का मास 7 mu नहीं होगा, कितना हो जाएगा 3.5 mu। लेकिन प्रोटॉन के मास में कोई चेंज नहीं हुआ, का मतलब नया मास हो जाएगा इसका 10.5। इसका नया मास हो जाएगा भैया 10.5। वैल्यू बढ़ गया फिर कम हो गया, कम हो गया, यानी कि परसेंटेज चेंज निकालना है। अच्छा, परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं? ऊपर आता है चेंज, नीचे क्या आता है? इनिशियल। नीचे आता है इनिशियल मल्टीप्लाई बाय आता है 100। देखो ऊपर चेंज आता है, जरूरी नहीं कि चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ही हो। चेंज का मतलब क्या भी हो सकता है, इनिशियल माइनस फाइनल। ऊपर चेंज होता है, डिफरेंस होता है। अरे फाइनल माइनस इनिशियल तो हम तब लिखते हैं जब वैल्यू बढ़ता है फिर कम होता है, बढ़ता है। यहाँ पर वैल्यू बढ़ थोड़ा ना रहा है, यहाँ पर तो वैल्यू कम हो रहा है। तो हम यहाँ पर ऊपर क्या भी लिख सकते हैं यार, इनिशियल माइनस फाइनल भी लिख सकते हैं। और आपकी इच्छा अगर है ना तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस आंसर जो है नेगेटिव आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खैर ऊपर आ जाएगा 3.5, ऊपर आएगा 3.5, नीचे आएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 100, का मतलब आंसर आएगा 25%। इंक्रीज या फिर डिक्रीज? डिक्रीज। ये दो क्वेश्चन जो हमने किए हैं ना बेटा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है। ऐसा होता नहीं है कि न्यूट्रॉन का मास हाफ हो जाए, प्रोटॉन का मास डबल हो जाए। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाइपोथेटिकली सब कुछ पॉसिबल है, का मतलब ये रियलिस्टिक क्वेश्चन नहीं है कि इसके मास को हाफ कर दिया। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। न्यूट्रॉन का मास तो फिक्स होता है भाई, थोड़ा ना हम हाफ कर सकते हैं उसे। अब आप सामने देखना, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हमें 6 डेफिनेशन पढ़ाई जाएंगी यार। 6 डेफिनेशन हमें पढ़नी होती हैं बेटा, सीधे बैठ जाओ। है ना, कंटेंट बड़ा बोरिंग कंटेंट है, इस एटॉमिक का सबसे बोरिंग कंटेंट है आज का। इस चैप्टर के अंदर अब हमें नेक्स्ट 6 डेफिनेशन पढ़ाई जाएंगी। अभी ना 6 के नाम मैं पहले बोलूंगा। एक होता है यार आइसोटोप, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आइसोबार, फिर आएगा आइसो डाइफर्स, फिर आता है आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स। ऐसे करके मैं आपको अभी 6 डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। हाँ, पहले का नाम क्या लिखा हुआ है बेटा? आइसोटोप। बेटा नहीं, आप मुझे लगता है पहली बार तो नहीं पढ़ रहे होंगे, तो अगर आपको कुछ आता हो ना तो रिकॉल करने की कोशिश करो आप। आइसोटोप जो मैंने शब्द बोला है ना, तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन तो शायद हमें बाद में याद आता होगा। सबसे पहले जो याद आता होगा वो है एग्जाम्पल। आइसोटोप का जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है वो कौन होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ टॉपिक की। आइसोटोप का जो एग्जाम्पल हमें याद होता है वो होता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। ये जो प्रोटियम होता है ना, इसका सिंबल H होता है, ड्यूटेरियम का सिंबल D होता है और ट्राइटियम का सिंबल T होता है।
हाँ, ड्यूटेरियम का सिंबल डी होता है, ट्राइटियम का सिंबल टी होता है, लेकिन प्रोटियम का सिंबल पी नहीं होता है, क्या होता है, एच होता है। अच्छा बताओ वाटर, वाटर क्या होता है, वाटर का मतलब क्या होता है, H2O। तो इसमें एच लिखा हुआ है का मतलब कौन सा आइसोटोप यहाँ पर यूज हो रहा है, प्रोटियम। अरे मानते हैं आप इस बात को? तो ये तो वाटर है, लेकिन इसे हम बोलते हैं हैवी वाटर। क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। में कौन सा यहाँ पर आइसोटोप यूज हो रहा है, ड्यूटेरियम। तो ये तीन आइसोटोप होते हैं, किसके होते हैं, हाइड्रोजन के। अगर डेफिनेशन हम इससे बनाए ना तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है या फिर डिफरेंट है, सेम है। देखिए आइसोटोप में एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। मास नंबर तो डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, उसे हम क्या बोलते हैं यार, आइसोटोप कहते हैं। अब ये जो तीनों आइसोटोप होते हैं, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालूंगा तो बताओ यहाँ पर प्रोटॉन कितना आएगा, 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। का मतलब प्रोटॉन सेम है या डिफरेंट है, सेम है। अगर मास नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1, 2 और 3। मतलब मास नंबर यहाँ पर 1, 2 और 3 आएगा। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा भैया, 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। आपको ध्यान होना चाहिए कि सभी एटम्स में से, दुनिया के हर एक एटम्स में से केवल प्रोटियम ही ऐसा एटम होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 0। बाकी सब में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, केवल प्रोटियम में प्रोटॉन्स कितने होते, प्रोटियम में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 0। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा, 1। तो हम एक बात और कह सकते हैं, वो ये है कि आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑलवेज सेम होते हैं, ऑलवेज डिफरेंट ही होते हैं, ऑलवेज डिफरेंट ही होते हैं। आइसोटोप में न्यूट्रॉन हमेशा डिफरेंट ही होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं यार। सिमिलरली अगर हम कार्बन की बात करते हैं ना, तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। C12 होता है, एक C13 होता है और एक क्या होता है, C14। एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम, बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट। क्लोरीन के 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है Cl35 और एक होता है भैया Cl37। का मतलब इसके केवल 2 ही आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट हर एक नेचुरली एलिमेंट हमें मिलते हैं ना, उन सभी के क्या मिलते हैं यार, आइसोटोप मिलते हैं। हमें दुनिया में केवल एक ही एलिमेंट के आइसोटोप याद करने होते हैं और वो एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। हमें कार्बन के आइसोटोप याद नहीं करने होते हैं, हमें क्लोरीन के आइसोटोप याद नहीं करने होते हैं, हमें केवल किसका आइसोटोप याद करने हैं, हाइड्रोजन। और शायद आप सबको हाइड्रोजन का आइसोटोप पहले से ही याद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब जब इन एग्जाम्पल्स को हम देख रहे हैं ना सामने, तो एक डाउट यहाँ क्रिएट होता है यार। डाउट ये आता है कि सर हाइड्रोजन का मास नंबर 1 भी है, 2 भी है और क्या भी है, 3 भी है। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। अच्छा बताओ, कार्बन का मास नंबर 12 भी है, 13 भी है और 14 भी है। क्लोरीन का मास नंबर 35 भी है और 37 भी है। इसका मतलब ये हुआ, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज वाई एक एलिमेंट के मास नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। एक एलिमेंट के मास नंबर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट। लेकिन हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट तो कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट तो कितना होता है, 1। एग्जैक्टली 1 नहीं होता, हाँ 1 से थोड़ा सा हायर वैल्यू होता है, आप जानते हैं। अच्छा, कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 12। क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है कितना होता है, 35.5। तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज वाई अगर एलिमेंट फिक्स है तो क्या मास नंबर भी फिक्स है, फिर मास नंबर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, मास नंबर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन उनका एटॉमिक वेट तो एक सिंगल यूनिक वैल्यू ही होता है यार। एटॉमिक वेट तो एक सिंगल वैल्यू होता है। तो जो डाउट आता है वो आता है कि सर मास नंबर अलग है और एटॉमिक वेट अलग है, ये क्या फंडा है? भाई फंडा ये है कि ये जो मास नंबर होते हैं ना, 1, 2 और 3, इन्हीं के एवरेज से क्या आता है, उसका एटॉमिक वेट। उन्हीं के एवरेज से क्या आता है, एटॉमिक वेट। इस एटॉमिक वेट का एक और नाम होता है, आप चाहें तो एटॉमिक वेट को एवरेज एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया, एवरेज एटॉमिक वेट। मैं कहना चाहता हूं कि बताओ क्लोरीन का मास नंबर क्या क्या होता है यार, 35 और 37 का जो एवरेज आप निकालोगे ना, तो वो एवरेज कितना आता है, 35.5। और इस एवरेज को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट। इसका मास नंबर 12, 13, 14 है। जब 12, 13 और 14 का आप एवरेज लोगे तो वैल्यू 12 आता है और इस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट। अब ना क्वेश्चन ही आता है कि इस एवरेज एटॉमिक वेट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस एवरेज एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हमें याद करना होता है। एवरेज एटॉमिक वेट बराबर होता है यहाँ पर W1x1 प्लस होता है W2x2
प्लस W3 X3 डिवाइड बाय होता है यार X1 प्लस X2 प्लस X3। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या निकाल पाएंगे, एवरेज एटॉमिक वेट। इस फॉर्मूला में दो प्रकार के वेरिएबल हमें दिख रहे हैं। एक तो वेरिएबल यहां पर W है, क्या है भैया W। ये जो W जहां लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है मास नंबर। W का मतलब क्या होता है, मास नंबर। अच्छा, फर्स्ट वाले एग्जांपल को देखिए, मुझे बताओ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, उनके लिए W1 W2 W3 कितना होगा, 1 2 और 3 होगा। अरे मानते हैं क्या आप। तो यहां पर जहां W लिखा हुआ है ना, इस W का मतलब मास नंबर होता है, लेकिन जहां पर X लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया, X। इस X का मतलब होता है परसेंटेज अकरेंस। इसका मतलब परसेंटेज अकरेंस है, या आप इसे परसेंटेज अबंडेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज अबंडेंस। कहना यह चाहता हूं कि जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, तो इन तीनों ही आइसोटोप में से जो प्रोटियम होता है ना, वो सबसे ज्यादा नेचुरली अबंडेंट होता है। का मतलब लगभग 98% के आसपास नेचर में कौन मिलता है भैया, प्रोटियम। का मतलब अगर मान लो आप खोजने गए, किसको खोजने गए, हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन खोजने गए ना, तो वापस जब लौट के आप आओगे ना, तो मैक्सिमम जो हाइड्रोजन आपके पास में होगा वो कौन सा होगा, प्रोटियम। बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में ही, लगभग 1.5% के आसपास ही कौन मिलता है, ड्यूटेरियम। और ट्राइटियम तो और ज्यादा ही रेयर है, लगभग 0.5% क्या मिलेगा आपको, ट्राइटियम। ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये हमें याद भी नहीं करना है, वो तो क्वेश्चन हमें देगा। कहना यह चाहता हूं कि यहाँ पर जहां पर एक्स लिखा हुआ है ना, इस एक्स का मतलब क्या होता है, परसेंटेज अकरेंस। इस एक्स का मतलब क्या होता है, परसेंटेज अकरेंस, या आप चाहो तो इसे रिलेटिव रेशो ऑफ अकरेंस भी ले सकते हो। इसे आप चाहो तो रिलेटिव रेशो ऑफ अकरेंस भी ले सकते हो। रिलेटिव रेशो ऑफ अकरेंस मतलब आप चाहें तो यहां पर परसेंटेज वाला वैल्यू भी पुट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इनका क्या भी ले सकते हो भैया, रेशो भी ले सकते हो। एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, ध्यान देना आप सामने। पहले तो आप मुझे बताओ कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में से मोस्ट अबंडेंट कौन है यार, प्रोटियम। उसका लगभग परसेंटेज कितना मिलता है, 98%। जब आप W1 W2 W3 को वहां पुट करोगे, और जब X1 X2 और X3 को वहां पर पुट करोगे, तो जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगा ना, वो किसके पास आएगा, 1 के पास आएगा, 2 के पास आएगा, या फिर 3 के पास आएगा, 1 के पास आएगा, क्योंकि वही तो मोस्ट अबंडेंट है ना, वही तो आंसर को डिसाइड करेगा। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं ना, तो क्लोरीन का जो Cl35 वाला आइसोटोप होता है, इसका नेचर में 75% मिलता है, और बचा हुआ 25% कौन मिलता है, Cl37। का मतलब अगर मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूंगा ना, तो बताओ W1 कितना पुट करूंगा, 35, W2 कितना पुट करूंगा, 37, X1 कितना पुट करूंगा, 75, और X2 कितना पुट करूंगा, 25। इवन अगर आप चाहो ना, तो इनका सिंपल रेशो भी ले सकते हो, इनका आप चाहो तो सिंपल रेशो भी ले सकते हो। और जब रेशो लोगे तो रेशो कितना आएगा यहाँ पर, 3:1। X1 X2 चाहे परसेंटेज पुट कर दो, चाहे क्या पुट कर दो भैया, रेशो पुट कर दो, आंसर सेम आएगा, फिर डिफरेंट आएगा सेम। बट कैलकुलेशन किससे इजी रहेगा भैया, रेशो से। चलो पुट करते हैं, अगर यहाँ इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एवरेज एटॉमिक वेट निकालते समय बताओ, W1 कितना है भैया, 35, W2 कितना है, सॉरी W1 X1 कितना है यार, 3, प्लस W2 कितना है, 37, X2 कितना है, 1, डिवाइडेड बाय X1 प्लस X2। सॉल्व करते रहे ना, पक्का सॉल्व करने पर वैल्यू आता है यहाँ पर 35.5, जो हमें पहले से रटा भी हुआ है। क्या आपको रटा हुआ है क्या भाई, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना आता है, 35.5। तो ये 35.5 आता कहां से है, एवरेज से, एवरेज से। और वो दो चीजों का एवरेज है, एक तो 35 और 37। आंसर किसके पास आया, 35 के पास है, 37 के पास, 35। क्योंकि ज्यादा अबंडेंट कौन है भैया, 35 वाला। इसको पूरा लिखो।
इसमें हमें रटना कुछ भी नहीं है, बस आइसोटोप का एक एग्जांपल जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, बस फॉर्मूला भी याद करना है, खैर फॉर्मूला भी हमें याद करना है ये। बहुत बिजी लोग यहाँ के, फोन बजते रहते हैं, इंपॉर्टेंट कॉल आते रहते हैं इनके। बट आपको पता भी है कि चैप्टर कौन सा चल रहा है भाई? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लिख लें आप इसमें। क्वेश्चन लिखें, एन एलिमेंट एग्जिस्ट एज, एन एलिमेंट एग्जिस्ट एज थ्री आइसोटोप्स, three isotopes having mass number 10, 11, 12, having mass number 10, 11, 12। तो W1, W2, W3 दिया हुआ है हमें, आगे लिखें with percentage occurrence of, with percentage occurrence of, with percentage occurrence of 80%, 10%, 10%, find average atomic weight, find average atomic weight। बहुत सिंपल लेवल है ये, जल्दी से सॉल्व कर लो। चाहे तो आप परसेंटेज वाला वैल्यू पुट कर दो, चाहे तो आप रेशो भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। टेन पॉइंट थ्री इसका आंसर है। वैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि हम ऑप्शन से भी इसे टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो 10 और 12 के बीच में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, 10 के पास आएगा या किसके पास आएगा? 10 के पास आएगा, क्योंकि उसका परसेंटेज क्या है? ज्यादा। तो 10 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा इसका, और कुछ नहीं है। तो एवरेज एटॉमिक वेट बराबर W1 X1, तो W1 तो 10 है, X1 का वैल्यू मैंने 8 मान लिया, रेशियो में हम सॉल्व कर रहे हैं इसे, प्लस W2 का वैल्यू 11 है और X2 का वैल्यू 1 है, प्लस W3 X3 डिवाइड बाय X1 प्लस X2 प्लस X3, सॉल्व करने पर आंसर ये 10.3 आ जाएगा। और एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट AMU। एक क्वेश्चन और लिखना फिर आप, an element exist as an element exist as two isotope having mass number 50, 53,
50,53 with the average atomic weight of 50.9 AMU, 50.9, 50.9 AMU. Find percentage occurrence of lighter isotope. Find percentage occurrence of lighter isotope. मतलब जो हल्का आइसोटोप है ना, तो उसका परसेंटेज निकालना है, तो उसे आप x मान लोगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या बन जाएगा, 100 माइनस एक्स। हाँ, 70% इसका आंसर है। भी जो हल्का आइसोटोप है तो उसका मास नंबर 50 है, तो इसको आपने परसेंटेज कितना मान लिया है, अगर x, तो इसको कितना मानना पड़ेगा, 100 माइनस एक्स। अब बस वैल्यू पुट करना है फॉर्मूला में, W1 W1 का वैल्यू 50 इंटू एक्स प्लस W2 इंटू x2 मतलब 53 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय x1 प्लस x2, और परसेंटेज का सम तो कितना होता है 100। x से निकालना है यहाँ से, सॉल्व करने पर इसका वैल्यू एग्जैक्टली 70 आ जाएगा। का मतलब लाइटर आइसोटोप का जो परसेंटेज है 70% है, तो हैवियर का अगर वो पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 30%। तो हमें 6 डेफिनेशन पढ़नी है यार, और 6 में से अभी केवल कितनी पढ़ी है, एक, उसका नाम क्या होता है, आइसोटोप। बाकी में कुछ पढ़ना खास है नहीं, देख लो अब सामने, आप पेन को नीचे रख दें और ध्यान दें। एक बार सीधा बैठा है ना, देखो मुझे नहीं लगता कि मैंने इस टॉपिक में आपको कुछ पढ़ाया है। हम एक चैप्टर पढ़ रहे, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक में ना मैक्सिमम चीजें आपको आती होती हैं, अगर कुछ नहीं आता होता है तो उनको आप साथ में याद कर लो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज की क्लास में मेरे हिसाब से मैंने तो कुछ नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि ये सारी बात आपको पहले से आती है। क्या आइसोटोप का डेफिनेशन तो हम बाद में सोच लेते हैं, पहले क्या याद आएगा, उसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल अगर याद आएगा तो डेफिनेशन हम बना लेंगे। एटॉमिक नंबर तो क्या होता है इसका, सेम, बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। बेटा ना ध्यान दो क्लास में, आप, मैं कुछ बोल रहा हूं तो सुनो आप ध्यान से। तो आइसोटोप जो है इसका डेफिनेशन में पता है। सेकंड जो डेफिनेशन है उसका नाम क्या होता है, आइसोबार। अब सुनते रहना आप, आइसोबार जो होता है ना वो आइसोटोप का जस्ट उल्टा होता है, प्योरली उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब यह है कि वहां पर एटॉमिक नंबर तो क्या था भैया, सेम, तो यहाँ पर उल्टा होता है। उल्टा का मतलब यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर मास नंबर क्या होगा, सेम। जस्ट उसका उल्टा डेफिनेशन इसका होता है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसे समझ में आएगा हमें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया है सामने आर्गन और कैल्शियम लिया है, बताओ आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18, मास कितना होता है 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास कितना होता है 40। का मतलब इनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, डिफरेंट, बट मास नंबर क्या है, सेम। आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोबार। तो आइसोबार में क्या होगा, आइसोबार में सेम मास होगा। आइसोबार में क्या होगा, सेम मास होगा। इसको रटने का एक तरीका और होता है, वो ये है कि आइसोबार को आप बोलो आइसोभार। क्या बोलो, आइसोभार। भार का मतलब क्या होता है, मास होता है। अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा, इवन आइसोटोप से भी इजी हो जाएगा। आइसोटोप, आइसोटोप और आइसोबार। आइसोबार का मतलब सेम मास होगा। क्या से क्या होगा भैया, सेम। अगर मास सेम है ना तो कुछ तो डिफरेंट होगा ही ना। का मतलब क्या डिफरेंट होगा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। अब जो थर्ड डेफिनेशन होता है उसका नाम होता है यार आइसोडाइफर्स होता है। आइसोडाइफर्स हमें पढ़ना होता है। अच्छा बताओ, यहाँ पर सेम मास था, क्या था भैया, सेम मास। क्या मैं सेम N प्लस P भी बोल सकता हूँ क्या, हाँ।
वहां पर सेम मास था, सेम मास का मतलब सेम क्या होता है n प्लस p, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेम n माइनस p होगा, यहाँ पर सेम n प्लस p नहीं होगा बल्कि क्या होगा, सेम n माइनस p होगा, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होगा, सेम, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोडाइफर्स। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, देखते रहना। फॉर एग्जाम्पल सामने लिखा है मैंने बोरोन और कार्बन लिखा है, बताओ बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, मास कितना होता है 11, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, मास कितना होता है 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। मतलब मैंने उसका कौन सा आइसोटोप यूज किया है भैया, 13 वाला आइसोटोप यूज किया है। कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मुझे इनके लिए निकालना क्या है, n माइनस p निकालना है। तो प्रोटॉन बताओ कितने हैं यहाँ पर 5, प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 6 है, न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 7। अगर मैं n माइनस p निकालूंगा तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा 1, का मतलब ये आइसोटोप नहीं है, आइसोबार नहीं है, बल्कि क्या है, ये आइसोडाइफर्स है। 3 शब्द बताए हैं मैंने अभी आपको। पहले शब्द का नाम क्या होता है, आइसोटोप, का उल्टा क्या होता है, आइसोबार, का उल्टा क्या होता है, आइसोडाइफर्स। ऐसे ही याद करना होता है। आइसोटोप को उल्टा करने पर आइसोबार मिलेगा, आइसोबार में सेम n प्लस पी होता है, लेकिन आइसोडाइफर्स में क्या होता है, सेम n माइनस पी। अब जो आगे की डेफिनेशन है वो सिंपल है बिल्कुल। जो फोर्थ शब्द होता है उसका नाम होता है आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक जो है इसे आप चाहें तो आइसोटोन्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। आइसोटोन बोल दो या फिर क्या बोल दो, आइसोन्यूट्रॉनिक। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर क्या सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पोटेशियम और कैल्शियम का पेयर लेता हूं तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, मास होता है 39, कैल्शियम का होता है 20, मास होता है 40, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ भी 20 आएंगे और यहाँ भी 20, का मतलब ये क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स। बेटा एग्जाम्पल जो है ना हमें केवल एक ही याद करना है और वो हमें बहुत पहले से याद होता है, बस इस एग्जाम्पल के अलावा और कोई एग्जाम्पल हमें याद नहीं करना, बाकी का तो केवल डेफिनेशन हमें याद करना है। और आइसोन्यूट्रॉनिक का तो डेफिनेशन इसके नाम में छुपा हुआ है। आइसोन्यूट्रॉनिक में क्या सेम होगा यार, न्यूट्रॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन सेम होंगे। जो 5वां डेफिनेशन हमें याद करना होता है उसका नाम होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पर क्या सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो उसे हम क्या कह पाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन इसमें कुछ अलग बात है। अलग बात यह है कि यहां तक तो जितने भी एग्जाम्पल हम ले रहे थे ना वो केवल एटम थे यार, मॉलिक्यूल नहीं थे, आयन नहीं थे, केवल क्या थे यार, एटम। वहां पर एटम ही थे, लेकिन यहाँ पर एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। का मतलब वो कोई भी स्पीशीज जिसमें क्या सेम होगा, इलेक्ट्रॉन सेम होगा, क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब यहाँ पर स्पीशीज जो है एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। का मतलब कोई भी स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। आप मुझे बताओ, अगर लिखा है मैंने सामने फ्लोराइड आयन, इसको देखो ध्यान से आप। हम जानते हैं एफ का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, इलेक्ट्रॉन भी 9 होते हैं। एक आ गया, चला गया, आ गया, का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। नियोन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में तो 11 होते हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10। अच्छा बताओ मुझे, अगर लिखा मैंने H2O, H2O लिखा है मैंने ना, H2O में एक H है, दो H है, एक H में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, तो 2 H में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, 2 + 8 होगा। 2 + 8 का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10, का मतलब चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कोई भी स्पीशीज हो, अगर इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो हम क्या कह पाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन सेम होगा, का मतलब यहाँ कोई कंडीशन नहीं कि एटम ही होगा, या कुछ भी हो सकता है। जो लास्ट डेफिनेशन में पढ़ना होता है उसका नाम होता है यार आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स पढ़ना होता है। अब ये जो आइसोस्टर्स होता है ना, इसमें केवल और केवल मॉलिक्यूल्स ही हो सकते हैं, ना तो एटम हो सकते हैं, ना आयन हो सकते हैं, केवल क्या हो सकते हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स, केवल मॉलिक्यूल्स अलाउड होते हैं। लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जिनका सेम एटॉमिसिटी होता है, कंडीशन नंबर 1 उनका क्या सेम होना चाहिए, एटॉमिसिटी, और कंडीशन नंबर 2 उनका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कह पाएंगे, आइसोस्टर्स। एग्जांपल देते हैं, चलो एग्जांपल है कि मान लो CO2 लिया मैंने और N2O लिया, इस बार एटम लिया है, मॉलिक्यूल लिया, फिर आयन लिया है, मॉलिक्यूल ही इस बार हो सकते हैं। इनकी हमें 2 चीजें फाइंड करनी है। पहली चीज का क्या फाइंड करना है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में एटम काउंट करने। यहाँ भी 3 एटॉमिसिटी और यहाँ पर भी 3 एटॉमिसिटी है। इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे, बताओ कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6,
O में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो कितना आएगा 16, का मतलब कितना आएगा 22 इलेक्ट्रॉन। एक N में 7 होते हैं तो 2 में कितने होंगे 14 प्लस 8, का मतलब यहां भी कितना आएगा 22, का मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और एटॉमिसिटी भी सेम है। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कह पाएंगे आइसोस्टर्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस में है, याद करना पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि अभी ही रट लो आप। देखो मुझे जो लगता है ना वो ये है कि आइसोन्यूट्रॉनिक तो पढ़ाना ही बेकार है। एग्जाम्पल तो मैं एक भी याद नहीं करना, एग्जाम्पल तो मैं कोई याद ही नहीं करना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का तो नाम में डेफिनेशन छुपा हुआ है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के नाम में भी डेफिनेशन छुपा हुआ है, का मतलब 6 में से 2 तो हमें नाम में ही मीनिंग दिख रहा है। और फर्स्ट वाले का नाम तो हमें पहले से ही याद है, आइसोटोप का एग्जाम्पल हमें याद होता है तो डेफिनेशन हम बना ही सकते हैं। मैं चाहता हूं इनको रट लो आप। सबसे पहले डेफिनेशन कौन सी होती है आइसोटोप का उल्टा क्या होता है आइसोबार, आइसोबार भी इसे आप बोल सकते हैं, का मतलब वहां पर मास क्या होगा सेम, सेम एन प्लस पी होगा। का मतलब आइसोडाइफर्स में क्या होता है सेम एन माइनस पी, ये तो हमें याद हो ही गई है। आइसोस्टर्स में वो मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिसिटी भी सेम होगा और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होगा, उसे हम क्या कहेंगे आइसोस्टर। अच्छा बताओ मुझे आप, ये जो पेयर है ना, ये जो पेयर है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन सेम है या डिफरेंट है? यार सेम है, तो क्या इस पेयर को मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी कह सकता हूं क्या? हाँ, इस पेयर को हम क्या भी कह पाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इवन मैं ऐसा भी कह सकता हूं यार ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आइसोस्टर्स में इलेक्ट्रॉन कंपल्सरी बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होना चाहिए तो ऑल आइसोस्टर्स हमेशा क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है क्या? नहीं। अरे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है लेकिन ये क्या नहीं है आइसोस्टर। क्यों नहीं है? क्योंकि यार ये एटम है, आयन है, एटम और आयन क्या नहीं हो पाएंगे आइसोस्टर। देख लो आप फटाफट से। आप नहीं लिख रहे हैं बेटा, चैप्टर का नाम तो आपको याद था लेकिन आप लिख नहीं रहे हैं। कंप्लीट है आप? अच्छा पूरा चैप्टर ही लिख के बैठे हैं आप। ओके। तो मैच कर रहे होंगे आप कि ये मास्टर ने पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, वो ये तो पढ़ाया ही नहीं। लिख के ही बैठे हैं या कुछ आता भी है उसमें से? लिख के ही बैठे हैं या कुछ आता भी है उसमें से? थोड़ा थोड़ा आता है, पूरा आना चाहिए ना यार। चलो पूरा आने के लिए ही तो आप बैठे हैं। वेरी गुड, अच्छा है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं ना, आप टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा ही कह रहा हूँ आपसे।
नोट्स की कमी थोड़ा है दुनिया में भाई। ये लिख लिया क्या आपने? चलिए अब ध्यान देना सामने आप। देखो चैप्टर अभी शुरू हुआ ही नहीं था। अभी चैप्टर का नाम क्या है हमारे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन एटम की स्ट्रक्चर के बारे में तो एक भी शब्द मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ही नहीं है। देखो यार सभी लोग पेन को नीचे रख दें और सुने आप ध्यान से, है ना? मैं अभी पूरा बोर्ड भरूंगा तो सुनना ध्यान से आप। चैप्टर का नाम एक्चुअल में क्या है यहाँ पर? एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक भी शब्द अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है। बल्कि शुरुआत में तो मैंने इवन लिखवा भी दिया था आपको कि एटम इज स्ट्रक्चरलेस। जो सही है फिर गलत है यार? गलत है। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा होगा। सबसे पहले हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा, सॉरी सबसे पहले हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा, और डाल्टन ने क्या बताया कि एटम कैसा होता है? इंडिविजिबल। फिर उसके बाद में खोज हो गई थी, डिस्कवरी हो गई थी किसकी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन उस पर हमने सीख ली, उस पर 6 डेफिनेशन भी हमने सीख लिया है यार। कभी कभी न्यूट्रॉन सेम होते हैं तो उसे हम बोलते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक, कभी कभी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह। 6 डेफिनेशन हमने पढ़ ली है उसमें, और वो आसान है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो। लेकिन जो चैप्टर है अब वो चालू होगा। चैप्टर जो है उसमें एक ही टॉपिक हमें एंड तक पढ़ते रहना पड़ेगा, और उस टॉपिक का नाम ऊपर लिखा हुआ है। क्या नाम है इसका? डिफरेंट एटॉमिक मॉडल। मैंने शायद पिछली क्लास में भी इसका आइडिया आपको दिया होगा। इस चैप्टर के अंदर हमें 1 बाय 1 4 एटॉमिक मॉडल पढ़ने होते हैं। जब ये चारों ही मॉडल खत्म हो गए ना तो चैप्टर भी क्या हो चुका होगा? खत्म हो चुका होगा। और 4 में से 2 तो मैं आप आज ही खत्म करा दूंगा, 2 मॉडल तो आज ही हम पढ़ लेंगे। तो फिर कितने बचे रह जाएंगे? तो वही तो मेन है यार। लंबा चैप्टर होने में तो। लेकिन हाँ, जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल उसका नाम क्या होता है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और जो सेकंड मॉडल आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बेटा ना, ये पढ़ना भी है और इसको रटना भी है, क्योंकि ये आज आप पहली बार नहीं पढ़ रहे, आज कम से कम तीसरी या चौथी बार, कम से कम तीसरे मास्टर से या चौथे मास्टर से पढ़ रहे हैं इसी टॉपिक को आज आप। क्योंकि थॉमसन मॉडल शायद आपने 9th क्लास में से ही शुरू हो जाता है ना, जिसे हम लोग वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब सीधे बैठना, ध्यान देना सामने आप। थॉमसन एटॉमिक मॉडल इस चैप्टर का फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है। ऐसे में कितने मॉडल पढ़ने होंगे बेटा? 4। फर्स्ट का नाम क्या होता है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने जब ये एटॉमिक मॉडल दिया था ना, जब थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया था ना, उस समय तक केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया था, लेकिन उस समय तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो ध्यान रखना, इसके एटम के स्ट्रक्चर बनाते समय, इस एटॉमिक मॉडल को देते समय, हम उस एटॉमिक मॉडल में केवल प्रोटॉन को रखेंगे और इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, लेकिन किसको नहीं रखेंगे? न्यूट्रॉन को, क्योंकि न्यूट्रॉन उस समय तक डिस्कवर नहीं हुआ था। इन्होंने एटम के बारे में 3 बातें बताई थी यार। एटम के बारे में केवल 3 बातें बताई थी। पहली बात इन्होंने जो बताई है वो यह है कि एटम का शेप स्फेरिकल होता है। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल। भले ही मैंने सर्कल ड्रॉ किया होगा सामने, लेकिन इसको आपको सर्कल अज्यूम नहीं करना है। क्या अज्यूम करना है? स्फेरिकल। का मतलब एटम फुटबॉल के जैसा होता है। कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा होता है। एटम का शेप स्फेरिकल होता है। पहली बात इन्होंने बताई कि एटम का शेप स्फेरिकल होता है। दूसरी बात जो इन्होंने बताई है वो यह है कि इस स्फेरिकल एटम के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट होता है,
है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। का मतलब मैंने जो रेड डॉट बनाए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार, पॉजिटिव पार्ट। और पॉजिटिव पार्ट का मतलब प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन यानी कि जो सेकंड बात इन्होंने बताई है वो यह है कि इसमें प्रोटॉन पूरा फैला हुआ होता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहता है। पॉइंट नंबर 3 जो इन्होंने बताया वो यह है कि इसमें जो बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फंसे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं या फिर रुके हुए हैं। और उतना इसमें पॉजिटिव है जितना ही क्या है इसके अंदर नेगेटिव। का मतलब एटम पर चार्ज या फिर वो न्यूट्रल है। तो उन्होंने एटम के बारे में 3 बातें बताई है। पहली बात, एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। दूसरी बात, पॉजिटिव पार्ट पूरा फैला हुआ होता है। और तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। और कहाँ रुका हुआ है, बीच बीच में फंसा हुआ है। और इन्होंने इस एटॉमिक मॉडल को कंपेयर किया था कैसे, वाटरमेलन से। इसलिए हम इसे क्या भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल। क्या बोलते हैं भैया, वाटरमेलन मॉडल। लेकिन हाँ, इन तीनों बातों में से मुझे बताओ, क्या कोई भी बात आज की तारीख में सही है या फिर सारी ही बातें गलत है? भैया सही है। इसमें एक बात आज भी हम सही मानते हैं और वो क्या है कि एटम का शेप ऐसा होता है, स्फेरिकल। बेटा अगर तीनों ही बातें गलत होती ना तो आज इसको हम पढ़ ही नहीं रहे होते। ऐसा थोड़ी ना कि 4 ही एटॉमिक मॉडल आए होंगे। अरे आए तो होंगे, 15-20 एटॉमिक मॉडल आए होंगे, लेकिन 4 ही हैं जिनकी कोई ना कोई बात आज हम यूज करते हैं। हाँ, इस एटॉमिक मॉडल की जो बात हम यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है कि एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। अब मेरी बात को सुनना है ना, इस चैप्टर की समरी में आपको बताऊंगा, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होगा इस चैप्टर में। देखो ऐसा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में 4 मॉडल पढ़ने हैं, लेकिन जो फर्स्ट मॉडल है ना उसकी केवल एक ही बात आज हम यूज करते हैं, वो ये है कि एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। थॉमसन ही था जिन्होंने सबसे पहले कहा कि एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। पॉइंट नंबर 2, जो सेकंड मॉडल अभी हम पढ़ेंगे ना उसका नाम होगा बेटा रदरफोर्ड मॉडल। और रदरफोर्ड ही थे जिन्होंने न्यूक्लियस का आविष्कार किया, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उन्होंने ही कहा कि एटम का शेप स्फेरिकल है और सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। फिर जब थर्ड मॉडल पर हम जाएंगे ना उसका नाम होगा बोर मॉडल। और बोर ही थे जिन्होंने शेल को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं भैया, शेल के अंदर। और जब चौथा मॉडल हम पढ़ेंगे ना तो चौथे मॉडल में सब शेल और ऑर्बिटल आएगा। क्या आएगा, सब शेल और ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, जिसको आप डब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे मानते हैं आप इस बात को? तो चारों ही एटॉमिक मॉडल का मिला जुला रूप है जो आज आप जानते हैं। एटम की स्ट्रक्चर थोड़ी ना एक साइंटिस्ट ने बताया भैया, एटम का स्ट्रक्चर 4 अलग अलग मॉडल ने पेश किया और उनका कंबाइंड मिला जुला रूप ही है जो आज हम याद करके बैठे हुए हैं। कुछ क्लियर हो रहा है आपको? तो आज के बाद जब भी हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे या फिर वाटरमेलन मॉडल पढ़ेंगे या फिर इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, कोई भी नाम हो, इनमें केवल एक ही बात को आज हम यूज करते हैं, वो ये है कि एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। जो सेकंड एटॉमिक मॉडल हमें पढ़ना होता है उसका नाम होता है भैया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमें पढ़ना होता है। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का मुझे बताओ रिजल्ट क्या आने वाला है? अरे रिजल्ट अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने। उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन इन्होंने इस एटॉमिक मॉडल को देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है और उसका नाम होता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन करना जरूरी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर से बन जाते हैं, इसलिए मैं इस एक्सपेरिमेंट को एक बार आपको समझाऊंगा, तो सुनते रहना। देखो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है हमें, क्योंकि लोग नोट्स लेके बैठे हैं यहाँ पर तो बिल्कुल पढ़ेंगे तो बात यह है कि 4 एटॉमिक मॉडल में से हम कितना पढ़ चुके हैं भाई, एक। क्या आपने टिक कर लिया है उसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सेकंड मॉडल का नाम क्या होता है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन मॉडल देने से पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका नाम क्या होता है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बेटा देखो पता नहीं आपको कितना आता है, ढंग से सुन लोगे तो मैं मानता हूं कि आपको ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, तो सुनना ध्यान से आप। इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है, इस एक्सपेरिमेंट को करवाने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। पहले ना अंधाधुंध में एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाऊंगा, समझाऊंगा बाद में, है ना, देखते रहना सामने आप। इस एक्सपेरिमेंट को करवाने के लिए एक सेटअप यूज होता है और उस सेटअप में सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज होता है। का मतलब यहां पर कोई ना कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किया गया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया गया है। और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और उस बॉक्स को हम बोलते हैं लेड बॉक्स। क्या बोलते हैं भैया, लेड बॉक्स। लेड बॉक्स में छोटा सा होल बनाते हैं जिसके थ्रू अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं और इनकी स्कैटरिंग को रोकने के लिए यहाँ पर लेड स्लिट लगी होती है। ये लेड की स्लिट होती है, का मतलब बॉक्स भी लेड का बना हुआ है और स्लिट भी किसकी बनी होती है, लेड की।
और ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं इनको हम इंसिडेंट करते हैं थिन गोल्ड शीट पर। ये जो लाइन मैंने अभी सामने ड्रॉ की है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? थिन गोल्ड शीट या थिन गोल्ड फॉइल को ये रिप्रेजेंट कर रही है। और जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हवा में थोड़ी ना आएगा, उस ऑब्जर्वेशन को लाने के लिए एक स्क्रीन लगाई जाती है और उस स्क्रीन को हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन बोलते हैं। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है। मैंने केवल सेटअप बनाया है, समझाया नहीं है आपको। अब मैं आपको समझाऊंगा इस सेटअप को, ध्यान देना। देखो एक बार हेडिंग को पढ़ लो आप। रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट अभी कर रहा है उसका नाम क्या है यार? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सुनना है ना, जो बोलूं उस पर ध्यान देना। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट को करवाने के लिए रदरफोर्ड को कौन से पार्टिकल चाहिए? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल चाहिए। कौन से पार्टिकल चाहिए? अल्फा पार्टिकल। देखो जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ना, दिमाग को रोक देना बिल्कुल, कहीं अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर लेना। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना, अल्फा पार्टिकल का सोर्स होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? तो आप रिलेटिवली में पढ़ते हैं कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में खास बात क्या होती है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने मास को धीरे धीरे कम करते रहते हैं। का मतलब अगर मेरे पास मान लो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है लेकिन मान लो रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मास अगर आज 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो टुमारो कल इसका मास बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उसके बाद और कम होता जाएगा। का मतलब इनका मास डीके होता रहता है, इनका मास कम होता रहता है, रेडियो एक्टिव डीके होता रहता है। का मतलब इनका मास समय के साथ में क्या होता रहेगा भैया? कम होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से 3 प्रकार के पार्टिकल बाहर निकलेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। का मतलब कोई भी अगर आपसे पूछे कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या होता है तो आपका आंसर क्या होगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इस रदरफोर्ड को एक्सपेरिमेंट को करवाने के लिए कौन से पार्टिकल चाहिए थे? अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल के लिए वो क्या लेके आए हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब मुझे आप बताओ, मान लो मेरे हाथ में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अल्फा पार्टिकल ऊपर भी जाएंगे, राइट में भी जाएंगे, लेफ्ट में भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे। का मतलब अल्फा पार्टिकल तो बिल्कुल एक लाइट की तरह निकलेंगे जो पूरी हर एक डायरेक्शन में स्प्रेडेड रहेंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करवाने के लिए जो अल्फा पार्टिकल चाहिए थे ना, वो एक सिंगल लाइन में चाहिए थे, एक सिंगल डायरेक्शन में चाहिए थे। मतलब अल्फा पार्टिकल हमें केवल इस राइट वाली डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए। इनकी स्कैटरिंग को रोकना है। रोकने के लिए क्या किया? इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एक बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स में एक होल कर दिया है। क्या कर दिया है? होल, ताकि अल्फा पार्टिकल उस होल के थ्रू एक सिंगल डायरेक्शन में बाहर आए, का मतलब स्प्रेड ना हो पाए। लेकिन सोचो जब ये अल्फा पार्टिकल इस होल के थ्रू बाहर निकलेंगे ना, जब इस होल के थ्रू बाहर निकलेंगे ना, तो भैया वो भी तो स्प्रेड थोड़ा बहुत हो ही सकते हैं, उनकी स्प्रेडिंग हो सकती है, वो फैल सकते हैं। उनकी स्प्रेडिंग को रोकने के लिए वापस यहां पर क्या लगा दी गई है? लेड स्लिट। लेड की प्रॉपर्टी होती है कि वह अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके उन अल्फा पार्टिकल को एक नैरो बीम में कन्वर्ट करता है। का मतलब यह है कि हमें यहां पर अल्फा पार्टिकल का ब्रॉड बीम मिलेगा या फिर नैरो बीम मिलेगा? नैरो बीम। देखो इस अल्फा पार्टिकल को नैरो बीम में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या जुगाड़ किया गया है? सब कुछ जुगाड़ है यार। अल्फा पार्टिकल को एक बॉक्स में बंद किया गया, बॉक्स में छोटा सा होल कर दिया और होल के थ्रू जब पार्टिकल बाहर निकले ना, उनकी स्प्रेडिंग को रोकने के लिए क्या लगा दिया गया है यहाँ पर? लेड स्लिट। लेड स्लिट अब इनको स्प्रेड नहीं होने देगा और अल्फा पार्टिकल को एक नैरो बीम में कन्वर्ट कर देगा। जैसे लेजर लाइट होती है ना, रेड लाइट निकलती है, तो लेजर लाइट जो होती है वो भी एक नैरो बीम में निकलती है, ब्रॉड बीम नहीं होता है। कैसा बीम होता है? नैरो। वैसे के वैसे यहाँ पर भी अल्फा पार्टिकल की कैसा बीम है? यहाँ पर नैरो बीम। अरे सुनते जा रहे हैं क्या आप लोग? वापस देखो आप हेडिंग। हेडिंग क्या थी? हमारे को एक्सपेरिमेंट जो करवाना है उसका नाम क्या है? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। का मतलब रदरफोर्ड को आप अल्फा पार्टिकल मिल गए। कौन से पार्टिकल मिल गए? अल्फा पार्टिकल। एक सिंगल डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल मिल गए और अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट करवाया गया है। अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट करवाया गया है। कहां पर करवाया गया है भैया? गोल्ड शीट पर। कहां पर करवाया गया है? गोल्ड शीट पर। गोल्ड ही क्योंकि लिया गया? आपको पता होगा कि गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है वो हाईली मैलिएबल होती है, उसको हम बहुत थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स जो होते हैं ना उसमें 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक तो होता है डक्टाइल और एक क्या होता है? मैलिएबल। डक्टाइल का मतलब उनको हम खींच के तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। हाँ, लेकिन मैलिएबल का मतलब क्या है? उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे चांदी होता है, चांदी फॉइल हम मिठाइयों पर यूज करते हैं, उसको बहुत पतली शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन चांदी सिल्वर से भी ज्यादा मैलिएबल कौन होता है? गोल्ड होता है। गोल्ड को हम और पतला कर सकते हैं, का मतलब वो बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है। तो थिन शीट उसकी ली गई है और अल्फा पार्टिकल को कहां इंसिडेंट किया गया है भैया? थिन गोल्ड शीट पर। कहां पर? थिन गोल्ड शीट पर।
आपका पता है फोकस कहां होना चाहिए, आपका पूरा फोकस यहां होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और कहां टकरा रहे हैं, गोल्ड की शीट पर। कहां टकरा रहे हैं, गोल्ड के। अरे भाड़ में जाए लेड बॉक्स, भाड़ में जाए लेड स्लिट, उसको तो रदरफोर्ड तक नहीं देख रहा है, आप क्यों देख रहे हैं भाई? उसको तो कोई देख ही नहीं रहा है, आप क्यों देख रहे हैं? आपका पूरा फोकस होना चाहिए किस पर भैया? अल्फा पार्टिकल पर। और अल्फा पार्टिकल टकरा कहां रहे हैं यार? गोल्ड की शीट पर। अच्छा बताओ, जब गोल्ड की शीट पर टकराएंगे ना वो, तो ऑब्जर्वेशन हवा में मिलेगा या फिर जिंक सल्फाइड पर मिलेगा? जिंक सल्फाइड। हवा में ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा। ऑब्जर्वेशन लाने के लिए यहां पर एक स्क्रीन लगा दी गई है और इस स्क्रीन पर कोटिंग की जाती है। किसकी कोटिंग की जाती है? जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड एक की प्रॉपर्टी होती है कि एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, का मतलब जब भी इस पर कोई हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल टकराएगा, अल्फा पार्टिकल टकराएगा ना, तो इस पर ब्राइट स्पॉट जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं भैया? ब्राइट स्पॉट। आपका ध्यान तीन चीजों पर होगा। कितनी चीजों पर? तीन। पॉइंट नंबर 1, अल्फा पार्टिकल। किस पर ध्यान होगा? अल्फा पार्टिकल। नैरो बीम है या ब्रॉड बीम है? नैरो बीम है। पॉइंट नंबर 2, अल्फा पार्टिकल टकरा कहां रहे हैं? गोल्ड के शीट पर। और पॉइंट नंबर 3, जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर। बाकी और किसी चीज से आपको मतलब नहीं है, आपको अल्फा पार्टिकल से मतलब है। अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, कहां टकरा रहे हैं? गोल्ड की शीट पर। और जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो कहां पर मिलेगा? जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर। अब एक डाउट और आता है, वो ये आता है कि सर थिन शीट ही क्यों चाहिए? यहां पर थिक शीट ले लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? हमें यहां पर पतली शीट ही क्यों चाहिए? क्यों हमें यहां पर ऐसा मेटल चाहिए था जो हाईली मैलिएबल हो? क्यों लोहे में ऐसी क्या दिक्कत हो गई? लोहा सस्ता भी रहता, क्यों हमने यहां लोहा यूज नहीं किया? क्यों यहां पर गोल्ड यूज किया? वेरी गुड, आप बकवास कर रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं बैठे बैठे जबरदस्ती यार। हम आपसे इतना सा कह रहे हैं क्यों यहां पर थिन शीट ही चाहिए थी? देखो इसका आंसर जो है ना, हमें रदरफोर्ड से पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? रदरफोर्ड से, कि क्यों आपको थिन शीट चाहिए थी। भाई क्यों उनको थिन शीट चाहिए थी, इसका जवाब तो केवल कौन दे पाएंगे? रदरफोर्ड। आप खुद सोचो, रदरफोर्ड अगर इस रूम में है, इमेजिन कर लो आप सब कुछ इमेजिन कर सकते हैं। आप रूम पे बैठे बैठे अपने आप को कभी कभी एम्स दिल्ली में भी इमेजिन कर लेते होंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हमारे बगल में यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं भैया? रदरफोर्ड। और अगर हम रदरफोर्ड से बोले कि भैया बताओ आपको थिन शीट ही क्यों चाहिए थी, तो सोचो उनका जवाब क्या आएगा यार, एक बार सोचो तो सही। उनका जवाब शायद ये आएगा, उनका जवाब ये आएगा कि रदरफोर्ड जो है ना भैया, उसको एटम का स्ट्रक्चर देना ही नहीं है। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट है और उस एटॉमिक मॉडल से पहले जो मॉडल आ गया था उसका नाम क्या था भैया? थॉमसन। उसको तो चेक करना है कि थॉमसन मॉडल वाज करेक्ट और इनकरेक्ट। फालतू में कीड़े करने हैं इनको तो जो पहले वर्क हो गया है ना, जो पुराना वर्क हो गया है, उसको चेक करना है कि थॉमसन मॉडल सही है या फिर गलत है। का मतलब तरबूज सही है या सड़ा हुआ है, बस और कुछ नहीं चेक करना है इसको। सुनते रहो बेटा ना, बकवास नहीं चल रही। हम जो कह रहे हैं वो ये है कि रदरफोर्ड को ये चेक करना है कि थॉमसन मॉडल सही है या फिर गलत है। सुनते रहे ना। देखो थॉमसन मॉडल सही है या फिर गलत है, इसको चेक करने के लिए जो है ना, रदरफोर्ड को एक तरबूज चाहिए। क्या चाहिए? तरबूज। तरबूज का मतलब एक एटम चाहिए। क्या चाहिए? एटम। सोचो एक सिंगल एटम मिलना पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं, मिल भी सकता है। मेरे हाथ में भी लाखों करोड़ों एटम चिपके हुए होंगे, आपके हाथों में भी चिपके हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सोचो अगर एक एटम मिल भी जाए ना हमें, तो क्या उस पर हम कोई ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं क्या? नहीं। हम एक सिंगल एटम पर क्या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो तो विजिबल तक नहीं होता है। कहना यह चाहता हूं कि हाँ, इस रदरफोर्ड को इस एक्सपेरिमेंट को करवाने के लिए एक सिंगल एटम चाहिए। एक सिंगल एटम मिलना पॉसिबल नहीं है, एक सिंगल एटम मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक सिंगल एटम का लेयर तो मिलना पॉसिबल है। एक सिंगल एटम का लेयर तो मिलना पॉसिबल है। सोचो ये एटम एक लेयर, ये लेयर सिंगल एटम का कब मिलेगा? तब जब ये थिन होगा या फिर थिक होगा? थिन। मतलब इन्होंने ये अज्यूम कर दिया कि इतना पतला शीट ये लिया गया है कि उस लेयर के अंदर क्या है भैया? सिंगल एटम है। उससे फायदा क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल आएंगे और अल्फा पार्टिकल कहां टकराएंगे? एक तरबूज पर टकराएंगे। का मतलब एक एटम पर टकराएंगे। का मतलब जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो किसका आएगा? एक एटम का। अरे किसका आएगा? एक एटम का। पता है आपका फोकस अगेन मैं कहूंगा तीन बातों पर होना चाहिए। पहली बात है अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, नैरो बीम में या ब्रॉड बीम में। सोचो अगर ब्रॉड बीम में आते, सोचो अगर ब्रॉड बीम में आते, सोचो अगर ब्रॉड बीम में आते, तो वो एक एटम पर टकराते या ज्यादा एटम पर टकराते? ज्यादा। तो वो ऑब्जर्वेशन फिर क्लियर नहीं होता। हम चाहते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो एक एटम पर टकराए, उसके लिए नैरो बीम चाहिए, फिर ब्रॉड बीम चाहिए। नैरो बीम, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और टकरा किस पर रहे हैं? एक सिंगल एटम पर टकरा रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन कहां मिलेगा? जिंक सल्फाइड पर। कहां मिलेगा? जिंक सल्फाइड पर। अब मैं डायरेक्टली रिजल्ट पर आऊंगा कि जब ऑब्जर्वेशन लिया गया,
जब ऑब्जर्वेशन लिया गया तो ऑब्जर्वेशन हवा में आया, फिर जिंक सल्फाइड पर आया जिंक सल्फाइड, और जिंक सल्फाइड के स्क्रीन चमकने लग गए, उस पर ब्राइट स्पॉट जनरेट हुए। क्या जनरेट हुआ भैया? ब्राइट स्पॉट। इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर भयंकर ब्राइट स्पॉट जनरेट हुए, का मतलब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन चमकने लग गई, लेकिन चमकने तो लग गई, लेकिन कहीं कहीं चमक ज्यादा थी और कहीं कहीं चमक कम थी। कहीं कहीं पर ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी ज्यादा मिली और कहीं कहीं पर ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी कम मिली। सबसे ज्यादा ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी भैया इस स्क्रीन के इस वाले पॉइंट पर मिली, का मतलब सबसे ज्यादा चमक कहां पर है? इस पॉइंट पर है। लेकिन इस पॉइंट से अगर आप दूर जा रहे हैं ना, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, चाहे आप ऐसे दूर जाएं चाहे ऐसे दूर जाएं, ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। का मतलब स्क्रीन चमक तो रही है, लेकिन कहीं कहीं चमक ज्यादा है और कहीं कहीं चमक कम है। सबसे ज्यादा इंटेंस ब्राइट स्पॉट कहां मिला? इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट से दूर जाने पर इंटेंसिटी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है? कम हो रही है। और सबसे ज्यादा कम इंटेंसिटी का ब्राइट स्पॉट कहां मिलेगा? स्क्रीन के एंड पर। क्या यहां पर चमक है या फिर नहीं है? है, लेकिन बहुत कम चमक है या फिर ज्यादा चमक है? कम। इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट स्पॉट मिनिमम कहां पर है भैया? स्क्रीन के एंड पर है। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ये ऑब्जर्वेशन मिला, हमें मिला है, रदरफोर्ड को मिला। रदरफोर्ड को जो ऑब्जर्वेशन मिल रहा है ना, वो ये मिल रहा है कि अल्फा पार्टिकल आ रहे थे और इस एटम पर टकरा रहे थे। और ब्राइट स्पॉट कहां मिले हैं भैया? जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर सबसे ज्यादा इंटेंस ब्राइट स्पॉट यहां पर है। इस पॉइंट से दूर जाओगे, इंटेंसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब इससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, इस पर मैं आ रहा हूं कि इन सारी बातों से क्या कंक्लूजन निकला। पॉइंट नंबर 1, सोचो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, यहां पर हाईली इंटेंस ब्राइट स्पॉट मिला, का मतलब यहां पर टकराने वाले अल्फा पार्टिकल ज्यादा है या फिर कम है? ज्यादा। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल आए होंगे और इस एटम से क्रॉस हो गए होंगे। इस एटम से क्या हो गए होंगे? क्रॉस। सोचो मेरे हाथ में ना बॉल है ना, क्रिकेट की बॉल है, और अगर मैंने इस बॉल को इस दीवार पर अगर फेंका, तो क्या वो बॉल इस दीवार से क्रॉस हो सकती है? क्या हो सकती है? इस दीवार से क्रॉस कब हो सकती है? तब जब यहां पर विंडो हो और वो विंडो ओपन हो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कौन कह रहा है भैया? रदरफोर्ड। ये सब कुछ रदरफोर्ड कह रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं, रदरफोर्ड चल रहा है। मैं जो कह रहा हूं ये है कि अल्फा पार्टिकल आए होंगे, इसको क्रॉस कर गए होंगे। रदरफोर्ड कह रहा है हाँ, इसमें विंडो है और वो विंडो ओपन है। इसमें क्या है? विंडो, और वो विंडो क्या है? ओपन है। का मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या होता है? एम्प्टी होता है। और ये आप जानते भी हैं कि इस एटम, ये जो एटम है ना, इस एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या है? एम्प्टी। का मतलब है तरबूज अच्छा या सड़ा हुआ है? सड़ा हुआ है। सोचो अगर एटम ऐसा होता तो क्या कोई भी अल्फा पार्टिकल इसको क्रॉस कर पाता? क्या नहीं। का मतलब ये अब एटम डिस्कार्ड, ये मॉडल डिस्कार्ड हो गया। अब नया मॉडल आया। इसमें क्या हो रहा है कि एक एटम है और इस एटम पर बहुत सारे, ये जो ब्लू कलर का एटम मैंने यहां ड्रॉ किया हुआ है, इसको ही बड़ा बना दिया है मैंने, इस पर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो इस एटम को क्रॉस कर गए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो इसको क्रॉस कर गए। बताओ मैक्सिमम क्रॉस कर गए, ऐसा कैसे पता लगा? क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है या फिर कम है? ज्यादा। मैंने कितने अल्फा पार्टिकल क्रॉस करवा दिया है? 4 को मैंने क्रॉस करा दिया, मतलब ज्यादा अल्फा पार्टिकल इसको क्रॉस हो गए। का मतलब इस एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या है यार? खाली है, एम्प्टी है। मतलब ये बिल्कुल वैकेंट स्पेस रहेगा इसमें। अच्छा बताओ, ब्राइट स्पॉट केवल यहीं पर ही मिला है या बाकी एरिया पर भी मिला है? बाकी एरिया पर भी मिला है। इस बात से क्या समझ में आया कि अल्फा पार्टिकल जब इस एटम पर टकराए होंगे ना, तो किसी एंगल पर क्या भी हो गए होंगे? डिफ्लेक्ट हो गए होंगे। किसी एंगल पर क्या हो गए होंगे? डिफ्लेक्ट। इस बात से क्या समझ में आया? अरे अल्फा पार्टिकल बताओ चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। का मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए होंगे। इस पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए होंगे, अट्रैक्शन लगा होगा या रिपल्शन लगा होगा? रिपल्शन के कारण अपने पाथ से वो डिफ्लेक्ट हो गए, और डिफ्लेक्ट हो गए इसलिए स्क्रीन का बाकी पार्ट भी चमक रहा है, लेकिन वो चमक ज्यादा है या फिर कम है? कम है। का मतलब डिफ्लेक्ट होने वाला अल्फा पार्टिकल क्या है भैया? कम है। मैंने 4 अल्फा पार्टिकल क्रॉस करवाया था, लेकिन केवल 2 ही अल्फा पार्टिकल की करवाया है यार, डिफ्लेक्ट करवाया है। सुन रहे हैं क्या आप? इस बात से क्या कंक्लूड हुआ?
कि पॉजिटिव पार्ट पूरा फैला हुआ नहीं है, बल्कि वो एक बहुत छोटे स्पेस में है, और उस छोटे से स्पेस को अब रदरफोर्ड ने क्या कह दिया है, न्यूक्लियस। यहां से डिस्कवरी हुई किसकी हुई भैया, न्यूक्लियस की। अच्छा बताओ मुझे आप, सबसे कम चमक, सबसे कम इंटेंसिटी का ब्राइट स्पॉट कहां पर है, स्क्रीन के एंड पर। इस बात से क्या समझ में आया कि अल्फा पार्टिकल आए होंगे और कुछ अल्फा पार्टिकल इस पाथ पर क्या हो गए होंगे, बाउंस बैक हो गए होंगे, उसी पाथ पर लौट गए होंगे। का मतलब अल्फा पार्टिकल आए और जो न्यूक्लियस के एग्जैक्टली सामने आए होंगे, वो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन उन्होंने फील किया होगा और अपने पाथ पर क्या हो गए होंगे, बाउंस बैक। लेकिन सोचो, बाउंस बैक होने वाले अल्फा पार्टिकल ज्यादा है या बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। कैसे पता लगा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट स्पॉट भी क्या है, यहां पर कम है। अल्फा पार्टिकल जो मैंने बाउंस बैक करवाए हैं वो मिनिमम है, केवल एक ही पार्टिकल को मैंने बाउंस बैक करवाया है, का मतलब वो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन के कारण वापस क्या हो गए होंगे, बाउंस बैक। अच्छा, बाउंस बैक होगा, इस बात से क्या समझ में आया कि न्यूक्लियस छोटा है या फिर बड़ा है, यार छोटा। सोचो अगर न्यूक्लियस बड़ा होता, सोचो अगर न्यूक्लियस बड़ा होता तो बाउंस बैक होने वाले अल्फा पार्टिकल भी क्या होते हैं, ज्यादा। बहुत नेग्लिजिबल अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बाउंस बैक हुए थे, का मतलब इस एटम की तुलना में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है। अरे सुन रहे हैं क्या? तो आप जानते हैं कि अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है, इस मोमेंट तक हमने कितने एटॉमिक मॉडल पढ़ लिए हैं, 2। फर्स्ट का नाम क्या होता है, थॉमसन, सेकंड का नाम क्या होता है, रदरफोर्ड। उसने एटम की स्ट्रक्चर में क्या कंट्रीब्यूट किया कि एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। इसने क्या कंट्रीब्यूट किया कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। अरे सुन रहे हैं क्या? लेकिन न्यूक्लियस छोटा होता है या बड़ा होता है, छोटा। अब ये सारा काम कर देने के बाद में रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। होता ना, उसने पूरा रिसर्च कर डाली, सब एक्सपेरिमेंट कर डाला, अब वो स्टेज पर चढ़ गया। कहां चढ़ गया भैया, स्टेज पर। अब उसको ज्ञान देना है कि भैया एटॉमिक मॉडल, अब ये एटॉमिक मॉडल का नाम क्या होगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उन्होंने कहना चालू किया, ऐसा कहा कि एटम जो होता है ना, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम होता है न्यूक्लियर पार्ट। क्या होता है यार, न्यूक्लियर पार्ट। और जो दूसरा पार्ट होता है उसका नाम होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बेटा ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द किसके हैं, रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड बैठा हुआ है या फिर खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, ज्ञान दे रहा है और कह रहा है कि मॉडल के कितने पार्ट होते हैं, 2। कौन कौन से पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर, और कौन सा होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और उसने कहा कि न्यूक्लियर पार्ट के अंदर सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। सारा का सारा मास का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर होगा, न्यूक्लियस में। और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। देखते रहना, खत्म नहीं हुआ, ये सुनते रहना भी आप इसको देख के मुझे बताओ, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया है वो आया है न्यूक्लियस पर या फिर इलेक्ट्रॉन पर, न्यूक्लियस पर। पूरा जो रिजल्ट आया किस पर आया भैया, न्यूक्लियस पर। लेकिन एटम के अंदर क्या भी प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या भी प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की बात भी उसे करनी है। बताओ, रदरफोर्ड बैठा हुआ है फिर खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, और वहां पर ये इस प्रकार से कह रहा है कि यार न्यूक्लियर पार्ट में कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां पर है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। अब उन्होंने ड्रॉइंग बनाना चालू किया। क्या बनाना चालू किया भैया, ड्रॉइंग। उन्होंने ड्राइंग बनाया और कहा कि एटम का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। एटम का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में क्या क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तुम पता है ना क्या है ना, कि चीजों को समझते नहीं हो भाई, ढंग से पढ़ लो है ना। अगर आपने कभी जीवन में ये पढ़ा होगा ना, कम से कम 3 लेक्चर में पढ़ा होगा, जो मैंने आज एक ही लेक्चर में समेट दिया है, आप तो देख ही पा रहे होंगे। और एक भी शब्द छोड़ा नहीं है बेटा, है ना। और ढंग से हर चीज का क्लियर एक्सप्लेनेशन है, तो सुनो भाई ढंग से, है ना। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसका कोई मीनिंग होता है, टाइम पास नहीं चलता है यहाँ पर बिल्कुल भी। हम आपसे ये कह रहे हैं कि एटम का शेप वापस कैसा है भैया, स्फेरिकल। एटम का शेप स्फेरिकल है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये सब कुछ तो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की बारी आई। इलेक्ट्रॉन को रखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एटम में होगा या फिर नहीं होगा, होगा, तभी तो एटम न्यूट्रल रह पाएगा। एटम को न्यूट्रल करना है, और न्यूट्रल करने के लिए अगर प्रोटॉन है तो क्या भी होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को उसे रखना है यार, इलेक्ट्रॉन को उसे रखना है। वो अपनी लैब में या फिर कहीं क्लासरूम में है, क्लासरूम में मतलब वो ज्ञान दे रहा है, जो भी है। तो इलेक्ट्रॉन को उसे रखना है। इलेक्ट्रॉन को रखने के पास उसके पास 2 ऑप्शन है यार। इलेक्ट्रॉन को रखने कितने ऑप्शन हैं, 2। कौन कौन से ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ हो, जैसा यहां पर भी हुआ था, या तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ हो, या फिर वो घूम रहा हो, चलता रहा हो, चलता हुआ हो। 2 ऑप्शन है उसके पास में इलेक्ट्रॉन को रखने के, या तो वो रुका हुआ हो या फिर वो घूम रहा हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ हो, ये रदरफोर्ड कह रहा है भैया, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होता ना, अगर रुका हुआ होता ना,
तो उसे न्यूक्लियस कहा जाएगा। उसे कौन कहा जाएगा? न्यूक्लियस। अरे भैया ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होंगे का मतलब इलेक्ट्रॉन किस में घुस जाएगा? न्यूक्लियस में। एटम कोलैप्स हो जाएगा। एटम कैसा हो जाएगा? कोलैप्स। का मतलब ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है तो खत्म हो जाएगा। का मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। का मतलब उस मॉडल ने जो बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, वो बात भी गलत है। इलेक्ट्रॉन रुका हुआ हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन को घूमना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो फायदा क्या होगा कि न्यूक्लियस की ओर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस की ओर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, जिसे फिजिक्स में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम जो कह रहे हैं वो ये है, अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना तो घूमने से फायदा ये होगा कि न्यूक्लियस की ओर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे बैलेंस हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। का एक और नाम होता है कुलाम्बिक फोर्स। क्या होता है यार? कुलाम्बिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर जो कुलाम्बिक फोर्स है, अरे ये किससे बैलेंस हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसमें घुस पाएगा? क्या नहीं। एटम कोलैप्स हो पाएगा? क्या नहीं। ये सारी बातें कौन बता चुका है? रदरफोर्ड। समझो इस बात को आप। अब इस मोमेंट तक एटम का स्ट्रक्चर क्या निकल के आया, इस पर विचार हमें करना है। अब इस मोमेंट तक एटम का स्ट्रक्चर क्या निकल गया कि एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, फुटबॉल के जैसा होता है। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां होगा? बाहर। और वो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, घूम रहा है और घूमते समय उस पर दो प्रकार के फोर्सेस बैलेंस होंगे। कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो ये लास्ट पॉइंट है। किसका लास्ट पॉइंट है? रदरफोर्ड का। और यही फर्स्ट पॉइंट होगा किसका? बोर का। जहां से इसने रोक दिया ना अपना काम, वहीं से ही बोर अपना काम चालू करेगा। का मतलब जो बोर मॉडल हम पढ़ेंगे ना, तो हेडिंग लिखते ही जो है ना, सबसे पहले मैं इसी पर आऊंगा कि रदरफोर्ड ने कहा था और फिर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर इसे डेरिवेशन चालू कर दिया। किसने कर दिया भैया? बोर ने। सुन पा रहे हैं आप? जो भी लिखना है लिखें इसे आप। ये होमवर्क है जो घर के आना, आप तेरा क्वेश्चन है।